या पर्शियन भाषा। इस भाषा का इतिहास एक बहुत ही समृद्ध और रंगीन कहानी है जो हजारों सालों तक चलती रही और इस भाषा की जड़ें पर्शिया, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में पाई जाती हैं। तो चलिए इसकी विकास यात्रा को डिटेल में समझते हैं। एकेमनिड पीरियड। दोस्तों, पर्शियन भाषा का प्राचीन रूप जो ओल्ड पर्शियन के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले एकेमनिड डायनेस्टी के दौरान देखने को मिलता है। ये भाषा मेनली ईरान के पार पुराने लिखित इंस्क्रिप्शंस और क्ले टैबलेट्स में मिलती है, जैसे कि बेहस्तुन इंस्क्रिप्शन। सैसनियन पीरियड। 3वीं से 7वीं सदी तक सैसनियन डायनेस्टी के दौरान मिडिल पर्शियन या पहलवी भाषा का विकास हुआ। इस दौरान पर्शियन भाषा ने लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स में अपनी पहचान बनाई। इस्लामिक पीरियड। दोस्तों, 7वीं सदी में इस्लाम के प्रवेश के बाद पर्शियन भाषा को नए धार्मिक और सामाजिक संदर्भ मिले। इस दौरान अरेबिक का प्रभाव पर्शियन पर बढ़ गया, लेकिन पर्शियन ने अपने आकार और विकास को बनाए रखा। ये काल, जिसे क्लासिकल पर्शियन या न्यू पर्शियन कहते हैं, जो कि लिटरेचर और पोइट्री के लिए प्रसिद्ध है। इस पीरियड के दौरान पर्शियन भाषा ने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी विकास किया और इन दोनों स्थानों में भी अपना प्रभाव बनाया। ताजिकिस्तान में ये ताजिक के रूप में और अफगानिस्तान में दारी के रूप में उपयोगी है। मॉडर्न पर्शियन। दोस्तों, आज के समय में पर्शियन भाषा के 3 मुख्य रूप हैं। फारसी, जो कि ईरान में बोली जाती है, दारी, अफगान में बोली जाने वाली भाषा, और ताजिक, जो कि ताजिकिस्तान में बोली जाती है। इस भाषा का हर एक रूप अपनी जगह पर एक विशेष पहचान रखता है, लेकिन इनका मूल आधार एक ही है। ईरान में मॉडर्न पर्शियन का प्रचलन होता है, जो कि मॉडर्न लिटरेरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। सांस्कृतिक योगदान। दोस्तों, पर्शियन भाषा ने विशेष रूप से उर्दू और हिंदी के विकास में भी योगदान दिया। मुगल काल के दौरान जब पर्शियन शासन में था, उस समय की शायरी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ने हिंदी और उर्दू पर गहरा असर छोड़ा। और यही नहीं, आजकल पर्शियन भाषा का विकास और समर्थन मॉडर्न एजुकेशनल और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो रहा है। यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के जरिए पर्शियन भाषा और उसकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। पर्शियन भाषा या फारसी भाषा अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए जानी जाती है और दुनिया भर में इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है, खासकर मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। मेरे प्यारे साथियों, पर्शियन साहित्य एक समृद्ध विरासत से भरा हुआ है जो हजारों सालों की काव्य और साहित्य की रचनाओं से भरपूर है। इस साहित्य की शान और उसकी रंगीन विरासत को समझने के लिए चलिए कुछ प्रसिद्ध कवि और उनके काम के बारे में डिटेल में जानते हैं। रूमी यानी जलालुद्दीन रूमी। दोस्तों, रूमी पर्शियन साहित्य के एक महान कवि और दर्शन शास्त्री थे। उनका जन्म 1207 में अफगानिस्तान के बल्ख, जो अब ताजिकिस्तान में है, हुआ था, लेकिन उनका जीवन कोन्या यानी टर्की में गुजर गया। रूमी की कविताओं और शायरियों में स्पिरिचुअलिटी और प्रेम का गहरा असर है। जैसे उनकी मुख्य रचनाएं हैं मसनवी और दीवाने शम्स तबरीज़ी। ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद हाफिज शिराजी, जो कि हाफिज के नाम से जाने जाते हैं। हाफिज एक प्रसिद्ध पर्शियन कवि हैं जो 14वीं सदी के दौरान ईरान के शिराज में रहते थे। उनकी गज़ल्स ने पर्शियन लिटरेचर को एक नया रंग दिया और उनकी कविताओं में इश्क और रूहानियत का गहरा रंग है। दीवाने हाफिज भी उनका ही कलाम है जो अपने आप में खो जाने को मजबूर करता है। उमर खयाम। दोस्तों, उमर खयाम एक प्रसिद्ध पर्शियन कवि, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 11वीं सदी में जीवन व्यतीत किया।
उनकी कविताएं, रुबाइयत बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनका काम अक्सर जिंदगी और खुशी के संदर्भ में होता है। सादी शिराजी। दोस्तों, सादी शिराजी 13वीं सदी के एक और महान पर्शियन कवि हैं। उनकी कहानियाँ और दोहे सामाजिक और दार्शनिक ज्ञान से भरे हुए हैं। उनकी मुख्य रचनाएं गुलिस्तान और बस्तान हैं। निज़ामी। निज़ामी 12वीं सदी के पर्शियन कवि हैं जो अपनी एपिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में एक आकर्षण और कहानी सुनाने का तरीका है जो उनकी रचनाओं को आज भी रेलेवेंट बनाता है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं खामसा और लैला मजनू। साथियों, पर्शियन साहित्य की विशेषता ये है कि इसमें प्रेम, रूहानियत और दार्शनिक ज्ञान का एक अनोखा मिश्रण मिलता है। ये साहित्य आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसका असर आज भी मॉडर्न लिटरेचर और पोइट्री पर दिखाई देता है। इन कवियों और उनकी रचनाओं के जरिए पर्शियन साहित्य ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें प्रेरणा और आनंद देती है। उनकी कविताओं को समझने और आनंद लेने से हम उनकी कल्पना और उनकी विचारधाराओं को ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। जैसा कि जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत को आबाद कर दो। इसी शायरी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए खुश रहिए। शुक्रिया।